दोस्तों, अगर आप बनारस आने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अभी मैं आ चुका हूं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बनारस को एक दिन में कैसे घूमना है, वो भी कम पैसों में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। ये है वाराणसी रेलवे स्टेशन का जो मेन प्लेटफॉर्म है, जिधर से एग्ज़िट और एंट्री होती है। कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पर ये बड़े बड़े फ़ैन लगाए गए हैं और यहाँ से एग्ज़िट पॉइंट है। वाराणसी आने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से और एग्ज़िट पॉइंट 1 नंबर से आपको बाहर आना है और इस तरह से आपको एस्केलेटर यूज़ करना है। तो आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर वाराणसी रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको यहाँ पर कैसे जाना है गंगा स्नान करने के लिए, आपको यहाँ से सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए तो आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे ही आप वाराणसी रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, आपको यहाँ से दशाश्वमेध घाट जाना है। तो इस बात को आपको याद कर लेना है कि जब आप एक बार रेलवे स्टेशन से उतर जाएंगे तो आप चाहे तो पर्सनल ऑटो इस तरह से ले सकते हैं। पर्सनल ऑटो है रेलवे स्टेशन पर, तो आप चाहें तो यहाँ से पर्सनल ऑटो लेके जा सकते हैं या फिर अभी मैं आपको सस्ता वाला ऑप्शन बताऊंगा। तो सस्ते वाले ऑप्शन के लिए आपको यहाँ से 100 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन से मैं करीब 50 मीटर बाहर आ चुका हूँ और 50 मीटर बाहर आने के बाद आपको ये फ्लाईओवर मिलेगा। इस फ्लाईओवर को आपको क्रॉस करना है। रेलवे स्टेशन से आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको यहाँ से 20 रुपये ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि गदौलिया चौराहे से पहले ही छोड़ देते हो ना भाई। बहुत धूल है यार। तो यहाँ से आप देख सकते हो बोर्ड में काल भैरव 5.5 किलोमीटर है और काशी विश्वनाथ जी का जो टेम्पल है यहाँ से 4 किलोमीटर है। ओवरऑल अगर आप रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा लेते हैं तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसको कवर करने के लिए आपको 15 मिनट का समय लगता है। तो 15 मिनट में आप रेलवे स्टेशन से गदौलिया चौराहा पहले आएंगे, उसके बाद आपको वहाँ से 200 मीटर पैदल चलना है, फिर आप दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से आने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो टैक्सी वाले उतार देंगे और ये डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। अगर सीज़न में ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ तक ऑटो रिक्शा नहीं आता है। और यहाँ पर ये बड़ी सी बिल्डिंग देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे दशाश्वमेध घाट की तरफ। ये है मेन गदौलिया चौराहा और यहाँ पर देख सकते हो नंदी जी विराजमान है और यहाँ पर 2 पहिया वाहन की पार्किंग है। और ये जो रोड जाता है दशाश्वमेध घाट की तरफ जाएगा और इधर से जाएंगे काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जो नंदी जी विराजमान है वो काशी विश्वनाथ के मंदिर की ही तरफ देख रहे हैं। एक बार जब आप बनारस की सड़कों पर उतर जाते हैं तो आपको इस तरह से काफ़ी सारी भीड़ देखने को मिल जाएगी। इनमें से कोई लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो कोई लोग नहाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम आए तो हम भी जाएंगे सबसे पहले नहाने के लिए दशाश्वमेध घाट पर। महाशिवरात्रि के सिर्फ 2 दिन बाद ही हम आज काशी में आए हैं। महाशिवरात्रि के दिन इसलिए नहीं आया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा भीड़ होने के कारण महाशिवरात्रि पर नहीं आ पाया। और आज आया हूँ तो आज भी यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है। गदौलिया चौराहा से करीब 100 मीटर चलने के बाद अब हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। काशी का जो सबसे फेमस घाट है वो दशाश्वमेध घाट है, 10 घोड़ों वाला घाट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो 10 घोड़ों वाला घाट है, इसको दशाश्वमेध घाट बोलते हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये पहले नहीं बना था,
अब जाके बनाया गया है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आप काशी आते हो, अगर आप सारे घाट पर नहीं जा पाते हो तो आपको यहाँ पर आना है दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट जब आप नहाने के लिए जाते हैं, कि अगर आप ट्रेन से आए और ट्रेन से आने के बाद दशाश्वमेध घाट पर आते हैं, और जाने से पहले घाट पर अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सुलभ शौचालय है जो दशाश्वमेध घाट के जस्ट बगल में ही है। और उसके साथ साथ अगर आप अंडरवियर वगैरह लाना भूल गए हैं, कपड़े लाने भूल गए हैं और यहाँ पर गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अंडरवियर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा घाट पे स्नान करने से पहले। तो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। अभी ये मेरे पीछे है दशाश्वमेध घाट और यहाँ से हम नाव में बैठ के जा रहे हैं उस पार। और उस पार जाने के लिए नाव में बैठने के लिए 50 रुपये है। और ये है नाव में आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर पूरी नाव फुल हो चुकी है। एक नाव में कम से कम मान के चलो कि 60-70 आदमी तो होंगे ही। दशाश्वमेध घाट को पार करने के बाद यहाँ पर आपको घोड़े मिल जाएंगे, ऊँट मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर ऊँट की सवारी करते हैं तो उसका 100 रुपये है, अगर आप घोड़े की सवारी करते हैं तो 200 रुपये है। तो यहाँ पर ये ऊँट है और ये घोड़े हैं। इसके साथ साथ वो दशाश्वमेध घाट उधर है और उसको पार करके हम इस पार आए हैं। अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ वक्त निकाल कर शिव से जरूर मिल लिया करो, क्योंकि शिव पर खर्च की गई कोई भी चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो सांस हो या वक्त। तो अभी हम गंगा जी में स्नान कर चुके हैं और जिस बोट से हम आए थे उसी बोट से हमें जाना है वापस। तो हम अपनी बोट पर आकर बैठ चुके हैं। इसमें आने और जाने का, जब आप दशाश्वमेध घाट से इस पार आएंगे तो आने का और इधर से वापस जाने का ही 50 रुपये देना है आपको, उससे ज़्यादा आपको एक पैसा नहीं देना है। और ये यहाँ पर लाके करीब आपको आधा घंटा रोकते हैं और जब यहाँ पे सारे लोग स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद इसको वापस यहाँ से मूव करते हैं। तो नहाने के लिए हम दशाश्वमेध घाट से गए थे नहाने के लिए और वापसी के लिए उन्होंने हमें लाके मीर घाट पर छोड़ा है। तो ये जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये मीर घाट है और मीर घाट से ही जो गंगा द्वार है गेट नंबर 1, जहाँ से आपको मोबाइल ले जाना अंदर अलाउ है। आप यहाँ से मीर घाट से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ पर है। तो अब हम वहाँ पर चलते हैं। बहुत सारे नाव वाले आपको डायरेक्ट गंगा में स्नान करवाने के बाद गंगा द्वार के बाद लाके छोड़ देते हैं। और ये है गंगा द्वार, ये है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट ये जो लकड़ियों के गट्ठर हैं ये मणिकर्णिका घाट पर हैं और यहाँ पर लाशें जलाई जा रही हैं। मणिकर्णिका घाट पर मुझे अपनी वीडियो में इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन जीवन का असली सच यही है। तो आप इस सच से भागकर कहाँ जाओगे? तो आप कितना भी पैसों का मोह माया कर लो, आपको एक दिन आना है, इसी घाट पर ही आना है। यहीं पर आपकी बॉडी को जला दिया जाएगा और आपके घर वाले आपको 15 से 20 दिन में 13वीं के बाद आपको भूल जाएंगे। तो जीवन का यही सच है कि जितना पैसा कमाओ उसमें से 10% आप घूमने में लगाओ। घूमो, जो लाइफ को एंजॉय करो और जितना हो सकता है लाइफ में मज़े लो। तो मणिकर्णिका घाट घूमने के बाद अभी हम चल रहे हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मंदिर परिसर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको शंकराचार्य प्लस महाकालेश्वर जो भवन है मंदिर के परिसर के अंदर ही मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर चलकर घुमाते हैं। इन सीढ़ियों पर आने के लिए खास करके उनके लिए है जो 60-65 साल के ऊपर हैं और जिनके पैरों में दर्द होता है। आपको गंगा द्वार से तो बिल्कुल भी जाके मंदिर में दर्शन नहीं करना है, क्योंकि आप गंगा द्वार से चढ़ नहीं पाओगे। गंगा द्वार में जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पर आपको इस तरह से एक काउंटर मिल जाएगा जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप मंगल आरती करना चाहते हैं तो ये 3 बजे से सुबह से लेकर स्टार्ट होता है और 4 बजे तक चलता है। 500 रुपये आपको पे करना पड़ता है। वहीं पर आप मिड डे भोग वाली आरती करते हैं तो 11:30 बजे शुरू होता है और 12:20 पे बंद होता है। तो यहाँ पर चार्जेस लिखे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं।
ये है गंगा द्वार और गंगा द्वार से ही यहीं पर लॉकर है, ये सरकारी लॉकर है। वैसे तो अगर आप गेट नंबर 2 से आते हैं तो आप जिसके यहाँ अपना सामान रखते हैं उसके यहाँ से आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सरकारी गेट पर रखते हैं तो यहाँ पर आपको प्रसाद नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये है लॉकर और इसके अंदर आपका सामान जमा हो जाएगा। गंगा घाट पे ही आपको अपने बैग रखने हैं, कैमरा रखना है, लेकिन मोबाइल जो है वो अलाउ है। तो अभी मैंने कैमरा नहीं रखा है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करके वापस आके तब मैं बैग रखूँगा। तो यहाँ पर जो भारत माता का ये मंदिर है, गेट नंबर 1 से गंगा द्वार से जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शन के लिए बहुत सारी लाइन इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। और ये देख लो, यहाँ पर भारत माता का मंदिर है। तो ये है भारत माता का टेम्पल। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। और ये देखो, दर्शन के लिए यहाँ पर ये लाइन लगी है वहाँ तक। और आपको आओ रामेश्वरम भवन दिखा देते हैं। और यहाँ पर है रामेश्वरम भवन। तो यहाँ पर है गेट नंबर 3 और गेट नंबर 3 से जब आप आएंगे तो यहाँ पर निःशुल्क जूता चप्पल रख सकते हैं। और वो गेट नंबर 1, उसको बोलते हैं गंगा द्वार। अगर आप उस द्वार से आओगे तो मंदिर के यहाँ पर परिसर में आप जाके मोबाइल चला सकते हो। जब मंदिर के परिसर में आप मोबाइल लेके आओगे तो इसके बाद आपको मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो आपको अपना मोबाइल यहाँ पर रख देना है, जहाँ पर ये लिखा है सुगम दर्शन टिकट काउंटर। यहाँ पर आपका मोबाइल जमा हो जाएगा और यहीं पर आपका जूता चप्पल सब जमा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी अंदर दर्शन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो गाइस, मंदिर के अंदर गए, हम दर्शन कर लिए। और यहाँ पर जो लाइन लगी है, करीब 3 से 4 घंटे का वेटिंग चल रहा है। अगर आप काशी विश्वनाथ में अभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आज 10 मार्च है और 10 मार्च को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो अगर आप 15 मार्च तक काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। और लाइन में लगने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लाइन में लगोगे, तब जाके आपका दर्शन होगा। और हमने भगवान श्री राम की तरह, प्रभु श्री राम की तरह यहाँ पर भी मैंने अपना VIP दर्शन कर लिया है। और मुझे दर्शन करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे हैं। तो इसके लिए भाई माफ़ी करना, क्योंकि महादेव से, प्रभु श्री राम से, जो उनके भगत हैं सच्चे, उनके लिए भगवान कृपा कहीं ना कहीं से ज़रूर करते हैं, उनके लिए रास्ता खोल देते हैं और उनको दर्शन आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको यहाँ के और मंदिरों में दर्शन करवाते हैं। काशी विश्वनाथ के प्रांगण में ही आपको यहाँ पर कार्तिकेय चौक मिल जाएगा, जो कार्तिकेय की फ़ोटो है, यहाँ पर मूर्ति है और लोग यहाँ पर दर्शन में लाइन से खड़े हैं। नेपाली मंदिर कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से आप इधर से ऐसे आओगे सीधा तो ये जाएंगे आप नेपाली टेम्पल, और इसके नीचे से आपको चलना है। ठीक है, आइएगा, आराम से, हमारा नंबर फ़ोन नहीं है। वैसे तो मैं काशी कई बार आया हूँ, 8 से 9 बार आ चुका हूँ मैं काशी विश्वनाथ, लेकिन नेपाली टेम्पल में आज मैं पहली बार जा रहा हूँ। इस मंदिर का पहले तो टाइमिंग है 5 से 12 और शाम को 3 से 9 बजे का है नेपाली टेम्पल का टाइमिंग। और ये पशुपतिनाथ का टेम्पल है। तो कुछ इस तरह से दिखता है, ओल्ड स्ट्रक्चर का मंदिर है, महादेव का टेम्पल है। चलिए अब मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं।
इस नेपाली मंदिर को नेपाल के राजा ने ही बनवाया था और इस मंदिर का जो संरक्षण है भारत सरकार नहीं बल्कि नेपाल सरकार ही करती है और इसमें किसी भी तरह का कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ से जो व्यू आप देख सकते हो वाराणसी का, आप इस तरह से देख लो, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है वाराणसी का। यहाँ से ये है गंगा घाट। इसी नाव पर बैठकर आप यहाँ पर घूमने जाते हैं जिसका आप 50 रुपये चार्ज देते हैं और चार्ज देने के बाद आप उस पार जाते हैं, वहाँ पर स्नान करके आपको लाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं और उसके बाद आप जाकर यहाँ से गंगा द्वार पर आप दर्शन करते हैं। अभी मैं चलता हूँ दूसरे प्लेस पर और आपको दिखाता हूँ यहाँ के जो दूसरे प्लेसेस हैं। फाइनली अब हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए और आपको बताएंगे कि यहाँ पर खाने का कितना रेट है। तो अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो 80 रुपये में थाली मिल जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए। अगर बात करें बनारस में खाना खाने के लिए तो यहाँ पर 80 रुपये थाली के हिसाब से आपको खाना मिल जाएगा और जो यहाँ पर थाली है वो इस तरह से है जिसमें आपको 1 2 3 4 रोटी, इतना चावल और दाल और ये सब्जियाँ मिलेंगी। खाने का टेस्ट कैसा है एक बार खा के उसके बाद हम आपको बताते हैं। हमारे पीछे ये जो दुकान थी खाने की, इनका जो खाना था नॉर्मल था। अगर आप फ्री वाला खाना खाएंगे तो इससे जो बेटर खाना होगा वो फ्री वाला होगा। तो चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं कि आपको फ्री में खाना कहाँ मिलेगा, वो चीज़ हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है तो लेकिन हम फिर भी चल के आपको दिखाते हैं कि काशी में आपको फ्री में खाना कहाँ मिलेगा। अगर आप बनारस में फ्री में खाना खाना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं शाहपुर मॉल के सामने ही ये जो गली जा रही है, इस गली के अंदर आप जाके अन्नपूर्णा भोजनालय में फ्री का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी भीड़ है आज यहाँ पर। तो इधर से ये रास्ता जाता है। जब भी खाना खाने के लिए आना चाहते हैं आपको गेट नंबर 4 पर अन्नपूर्णा भोजनालय पूछकर आना पड़ेगा। और आप यहां पर देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ है जो खाना खाने के लिए है। ओम नमः शिवाय। खाना मैंने होटल में खाया उससे कहीं गुना लाख गुना अच्छा है ये फ्री वाला खाना। फ्री वाले खाने में मुझे पापड़ मिला, लड्डू मिला, दही मिला और चावल मिले और उसके साथ साथ और 2-3 आइटम मिला था जो कि मैं वीडियो ये डाल दे रहा हूँ। आप इसको देख लो खाने में क्या क्या मिलता है। तो बनारस में अगर आते हैं तो यहाँ पर आप दूसरे प्लेसेस में आप कहाँ घूम सकते हैं वहाँ पर चलते हैं। एक बार हम फिर से उसी गदौलिया चौराहे पर हैं और यहाँ से अब चल रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर जो कि गदौलिया चौराहा से 3.5 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ से आपको एक टैक्सी या फिर ऑटो लेना पड़ेगा। तो ऑटो का किराया ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये होगा। अभी मैं चल के पूछ के आपको बताता हूँ। वाराणसी में अगर आप ऑटो से घूम रहे हैं तो जैसे कि अगर पास में आप किसी भी प्लेस में घूमने के लिए जा रहे हैं और अगर आप पास से ही ऑटो लेते हैं तो वो आपसे 100 रुपये 150 रुपये लेंगे। वहीं अगर आप 100 मीटर आगे पैदल चल के और आगे जाते हैं तो वहाँ से आपको 50 रुपये लेंगे। वहीं 200 मीटर और पैदल जाओगे तो वहाँ से आपको 20-20 रुपये लेंगे। तो पूरे बनारस में आप कहीं भी घूमोगे इसी तरह के ऑटो के रेट हैं। तो कोई भी यहाँ पे फिक्स ऑटो वाले रेट नहीं हैं। गदौलिया चौराहे से जो आपको शेयरिंग ऑटो मिलता है वो 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं और आपको लाके संकट मोचन के पास छोड़ देते हैं। तो आपको कहाँ पर छोड़ेंगे वो लोकेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर ये ऑटो वाले गदौलिया चौराहे से 20 रुपये में लेके आते हैं ना भाई जी। 20 रुपये में कोई 50 ले लेता है, कोई 100 ले लेता है, 100 रुपये, कोई 150 लेता है। शेयरिंग में आएंगे तो 20 रुपये। चलो तो ये पीछे संकट मोचन में काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल कैमरा सब सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है। वाराणसी के जितने भी टेंपल हैं हर टेंपल को घूमने का उनका एक फ़िक्स टाइमिंग है। अगर आप उस टाइमिंग पे दर्शन करने नहीं जाते हैं तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि
महादेव का दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव जाना चाहिए। तो काल भैरव भी मंदिर 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे ही ओपन होता है। उसके बाद अगर आप संकट मोचन मंदिर आते हैं तो ये भी 3 बजे ही ओपन होता है। तो अगर आप वाराणसी घूमने के लिए आए हैं तो आपको यहाँ पर एक नाइट स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलमोस्ट मंदिर हैं वो बंद रहते हैं। तो आपको शाम को ही दर्शन हो पाएगा अगर आप स्टे करेंगे तब। फाइनली संकट मोचन मंदिर से 5-5 रुपये ऑटो वालों को देकर अब आ चुके हैं दुर्गा माता मंदिर में, और चल के अब आपको दुर्गा माता मंदिर दिखाते हैं। तो दुर्गा माता मंदिर में तो यहाँ पर आपको एक मंदिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ सबमिट करना है। तो बनारस के सारे मंदिरों में आपको मोबाइल कैमरा फ़ोन अलाउ नहीं है, तो आपको सब जमा करना ही पड़ेगा। रेलवे स्टेशन से ही हमने अपनी जर्नी को सुबह 7 बजे स्टार्ट किया था और शाम को 5 बजे की मेरी वापसी की ट्रेन है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर आप बनारस आएँ तो शाम को आएँ, हो सके तो शाम को 3 से 4 बजे आएँ। 3 से 4 बजे आने के बाद आप बनारस के जो लोकल प्लेसेस हैं, लोकल मंदिर हैं, वहाँ पर सबसे पहले दर्शन करने चले जाएं। शाम को 7 बजे आरती अटेंड करें और सुबह 3 बजे उठकर भोलेनाथ के शिवलिंग का मूल रूप का जो है दर्शन करेंगे। अगर आप सुबह 3 बजे उठकर दर्शन करेंगे तो हो सकता है कि आप छू कर भी, स्पर्श करके भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। मैं सुबह सुबह आया था तो सुबह सुबह मैं गया दशाश्वमेध घाट में स्नान किया और जाके भोलेनाथ का दर्शन किया। अपार्ट फ्रॉम अदर यहाँ के जो भी टेम्पल थे लोकल, वो सब बंद थे। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सारे मंदिर बंद होते हैं और 5 बजे की मेरी ट्रेन थी। अगर मैं दर्शन करने जाता तो मेरी ट्रेन छूट जाती, इसलिए मैंने दर्शन और मंदिरों के नहीं किए, क्योंकि मैं काशी में 8 बार आ चुका हूं और यहाँ के सारे मंदिरों को कई बार घूम चुका हूं। तो जिस भाई ने यहाँ तक आकर मेरे पूरे ब्लॉग को देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।